तो एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश हुई हूँ एक ऐसी स्टोरी लेकर जिसे सुनने के बाद शायद आपका रियलिटी पे से भरोसा उठ जाए। ये कहानी है उन फिल्मों की जो कि रियल इंसिडेंट पे बनी हुई हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर एक ऐसी डरावनी फिल्म है जो कि 16 साल की बच्ची की दुखद जिंदगी और उसके बाद उसकी हत्या पर आधारित है। 26 अक्टूबर 1965 को अमेरिका के इंडियाना पुलिस को एक 16 साल की लड़की की लाश मिलती है जिसका नाम था सिल्विया लाइकन्स। लाश बहुत बुरी हालत में होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि सिल्विया लाइकन्स को बहुत लंबे समय तक भूखा रखा गया था और उसे पीटा गया था। सिल्विया का जन्म 3 जनवरी 1949 को अमेरिका के इंडियाना में होता है। सिल्विया की एक बहन थी जिसका नाम था जेनी। उनके माँ बाप काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते थे, जिसके कारण सिल्विया और जेनी के माँ बाप उन्हें एक 37 साल की औरत के पास छोड़कर चले जाते हैं जिसका नाम था गर्ट्रूड। वो उनसे $20 हफ्ते की फीस लेती थी, वो भी $20 प्रति हफ्ते की फीस पर। उन्हें उम्मीद थी कि जितना टाइम वो अपना काम कर रहे हैं उतने टाइम तक गर्ट्रूड उनकी दोनों बेटियों का ध्यान रखेगी। अमेरिका में ये वाला कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गर्ट्रूड को इन दोनों बच्चे से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। उसे सिर्फ मतलब था तो अपनी $20 फीस से। बच्चों की परवरिश पर पैसे भी लगने थे, इन्हें रोटी पानी भी तो खिलानी थी। तो यहाँ गर्ट्रूड क्या करती है, वो इन दोनों बच्चों का खाना बिल्कुल बंद कर देती है। क्योंकि सिल्विया बड़ी उम्र की होती है तो वो गर्ट्रूड से बहस करती है। तो यहीं से सिल्विया की दुख भरी जिंदगी और उसकी मौत की कहानी शुरू होती है। गर्ट्रूड सिल्विया को अगले कुछ महीनों तक बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। कुटाई मारपीट में सिर्फ गर्ट्रूड शामिल नहीं होती बल्कि उनकी पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चों की उम्र सिर्फ 10 साल होती है। जब पुलिस वालों को सिल्विया की लाश मिलती है तो वो देखते हैं कि उसके शरीर पर 150 से ज्यादा जख्मों के निशान हैं, जिनमें से बहुत सारे जख्म जलाए जाने और काटे जाने के होते हैं। दूसरी तरफ उनके माता पिता को ये तक खबर नहीं होती कि उनकी बेटियां किस हालत में हैं और किस चीज से गुजर रही हैं। साल 1966 में गर्ट्रूड के ऊपर सिल्विया के कत्ल का मुकदमा शुरू होता है। उसे फर्स्ट डिग्री मर्डरर भी मान लिया जाता है। 19 साल कैद काटने के बाद गर्ट्रूड को एक आदर्श कैदी मानकर रिहा कर दिया जाता है उसके अच्छे व्यवहार की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने सिल्विया पर इतने ज्यादा जुर्म किए थे, उनकी छोटी उम्र होने की वजह से उन्हें कोई सजा नहीं मिली। सिल्विया की इसी दुख भरी और खौफनाक कहानी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। साल 1976 में डायरेक्टर चार्ल्स द्वारा बनाई एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है द टाउन दैट ड्रेडेड सनडाउन, मतलब वो शहर जो अंधेरे से डरता है। शहर अंधेरे से क्यों डरता है? क्योंकि इसी शहर के अंदर एक ऐसा कातिल घूम रहा था जो अंधेरा होने के बाद लोगों को अपना शिकार बनाता था। हॉलीवुड की ये फिल्म भी असली घटनाओं पर आधारित है। कातिल ने बहुत सारे कत्ल किए होते हैं जिसके कारण पुलिस उसका एक नाम रखते हैं, द फैंटम किलर। द फैंटम किलर लगातार 10 हफ्ते तक इस कत्लेआम की कड़ी को जारी रखता है। 8 लोगों के ऊपर वहशी हमला होता है जिनमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है। हमला 22 फरवरी 1946 को टेक्सास के बाहर एक सुनसान इलाके में किया जाता है और सबसे आखिरी हमला 3 मई को होता है। द फैंटम किलर अपने इस कत्लेआम के लिए टेक्सास के एक छोटे से शहर जिसका नाम टेक्सरकाना को टारगेट करता है। हफ्ते के अंदर हुई इन कत्लेआमों की वजह से लोगों की हालत ये हो जाती है कि वो शाम होने के बाद अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते। और यही वो टाइम होता है जब उस एरिया के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं। पुलिस वालों ने इस कातिल को पकड़ने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरकीबें लगाई। यहाँ तक कि बहुत सारे अपने ही पुलिस वालों को नॉर्मल लोग दिखाकर सुनसान सड़कों पर छोड़ दिया और कुछ पुलिस वालों को कार्स के अंदर बिठाया ताकि कातिल जब आए तो इन्हें नॉर्मल लोग समझकर इन पे भी हमला करे। इतना ज्यादा रिस्क लेने के बावजूद भी द फैंटम किलर कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आता। टेक्सर नाम के छोटे से शहर में हुई घटनाओं को आज 80 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना ने उस शहर और उन लोगों पर जो निशान छोड़े हैं वो हमें आज तक दिखाई देते हैं। खास तौर पर हैलोवीन के टाइम, हैलोवीन के आसपास इस शहर में हुई इन सारी कत्लेआम की सीरीज को लोगों द्वारा एक्टिंग करके दिखाया जाता है।
अक्सर लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जान खुद ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आए जिनमें कुछ लोगों ने मिलकर अपनी जान खुद ही ले ली। जापान में ये कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जापान में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर ऐसे लोग ढूंढते हैं जो अपनी जिंदगी से दुखी होते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग एक साथ होते हैं और एक साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा दर्दनाक और भयानक घटना मानव इतिहास में घटी है तो वो है जॉन्सटाउन की कहानी। ये कहानी शुरू होती है साल 1955 से। जिम जोन्स नाम का एक आदमी अमेरिका के इंडियाना में अपनी एक पीपल्स टेम्पल नाम की संस्था शुरू करता है, जो कि धीरे धीरे एक कल्ट बनना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में जिम जोन्स ठीक ठाक बातें करता है। वो सामाजिक बराबरी और दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने की बातें करता है। उसकी इन बातों से अफेक्ट होकर अमेरिका से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग श्रद्धालु बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जिम जोन्स अपने तरीकों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। इंडियाना की इस बहुत बड़ी कल्ट बिल्डिंग में, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु रहते थे, बहुत सारी ऐसी खबरें अमेरिकन गवर्नमेंट को मिली जिनमें ये कहा गया कि उन लोगों को जबरदस्ती वहाँ पर रखा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ से निकलना चाहते थे। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होने की खबरें भी मिली। फाइनली अमेरिकन गवर्नमेंट का जिम जोन्स पर प्रेशर बढ़ता गया, तो जिम जोन्स अक्टूबर 1973 में अमेरिका को छोड़कर गयाना में जाकर अपना ये सेंटर चलाते हैं। जिम जोन्स अब पूरी तरह से फ्री था अपने उन हजारों श्रद्धालुओं पर अपनी मनमर्जी करने के लिए। वो लोग वैसे भी अमेरिका को छोड़कर गयाना जा चुके थे, अपने घरों से बहुत ज्यादा दूर। तो जिम जोन्स का जो भी दिल किया उसने अपने इन श्रद्धालुओं के साथ वो सब किया। धीरे धीरे करके फिर से इसी तरह की खबरें अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पहुंची। तो फाइनली 18 नवंबर 1978 को एक अमेरिकन कांग्रेसमैन जिनका नाम लियो रेयान था, वो हालातों का जायजा लेने उस सेंटर पर पहुंचते हैं। इसके बाद घटनाएं बहुत ही ज्यादा तेजी से घटती हैं। सबसे पहले लियो रेयान जब इस तरह के दर्जनों श्रद्धालुओं को जो असल में वहां से निकलना चाहते थे, उनको एक एक करके उन 2 जहाजों पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे। तो उस टाइम पे जिम जोन्स के बहुत सारे हथियारबंद श्रद्धालुओं की तरफ से उन पर बहुत सारे हमले किए जाते हैं, जिसमें कांग्रेसमैन लियो रेयान और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद शाम को जिम जोन्स इसी जगह पर, जिसे उसने जॉन्सटाउन का नाम दिया था, अपने बहुत सारे श्रद्धालुओं को इकट्ठा करते हैं, जहां ये सभी हजारों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। वो खुद ही अपनी जान ले लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इनमें से सैकड़ों हजारों श्रद्धालु ऐसे थे जो ये सब नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहते थे। लेकिन इन सभी को जबरदस्ती जहर के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और दूसरे कई तरीकों से मौत के घाट उतार दिया जाता है। न सिर्फ अमेरिका हिस्ट्री के लिए बल्कि पूरी मानवता के इतिहास में किसी इंसान का कल्ट फिगर बन जाना, इतना बड़ा धार्मिक लीडर बन जाना जो आपको पूरी तरह कंट्रोल करता हो और इतने ज्यादा लोगों को एक साथ मिलकर आत्महत्या के लिए मजबूर करना, अपने आप में एक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब केस है। द सैक्रामेंट फिल्म, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी फिल्म है, वो इसी कहानी पर आधारित है। 1988 में हांगकांग में रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम मैन बिहाइंड द सन है, एक बहुत ज्यादा डरावनी और कंट्रोवर्शियल फिल्म है। इस फिल्म में साल 1936 से लेकर 1945 तक जापान की आर्मी की एक सीक्रेट यूनिट को दिखाया गया है, जिसे एक खास मिशन दिया गया था कि जो देश जापान के कब्जे में आएंगे वहाँ के लोगों पर अलग अलग तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। 9 सालों के दौरान यही यूनिट, जिसे यूनिट 731 का नाम दिया गया, फिल्म में भी उसका यही नाम रखा गया। हांगकांग में बहुत सारे लोगों पर ये यूनिट बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करती है। सिर्फ हांगकांग में ही नहीं बल्कि बहुत सारे और एरियाज में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। इन लोगों में पकड़े गए लोग बहुत सारे चाइनीज, रशियन सोल्जर्स और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे शामिल होते हैं। इन लोगों को बहुत सारे बुरे तरीकों से बहुत सारे तसीहे दिए जाते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जापानीज स्टाफ इन बदकिस्मत शिकारों को अपनी भाषा में मेरूटा कहकर बुलाते थे। असल में मेरूटा का मतलब होता है लकड़ी का एक ढेर। मतलब इन जापानीज सोल्जर्स के लिए ये लोग लकड़ी के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। सिर्फ यूनिट 731 ने
अकेले हांगकांग के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। और जिस तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान इन्होंने केमिकल्स बनाए, उनके कारण चाइना के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और उस यूनिट के कमांडर का नाम शिरोइशी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, जापान अमेरिका से हारकर सरेंडर कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा दुखी और दिल तोड़ देने वाली घटना घटती है। अमेरिका को अच्छी तरह से इस यूनिट के काले कारनामों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस यूनिट के किसी भी सोल्जर या फिर उनके कमांडर को सजा नहीं दी। इसका कारण ये था कि अमेरिकन जापानीज के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं, जिसके मुताबिक अगर शिरोइशी पिछले 9 सालों के दौरान जितने भी केमिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने उन बदकिस्मत लोगों पर किए, उनके सारे डिटेल्स अगर अमेरिकन को दे देगा तो उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और साथ ही अमेरिका को, जिससे इतने ज्यादा नए केमिकल वेपन्स और केमिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है, इस यूनिट के सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन सिनेमा की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म है वॉल्फ क्रीक, जो साल 2005 में रिलीज होती है। ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी स्रोत पूरी तरह से एक बंजर डेजर्ट है, लेकिन यही सुनसान जगह बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। अकेले ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के अलग अलग टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं और कभी लौटकर वापस नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में इन लोगों का शिकार और कत्ल बहुत सारे सीरियल किलर्स कर रहे थे, जिनका काम रहा है इन सारे टूरिस्ट को टारगेट करना, उन्हें अलग अलग तरीकों से लूटना। इन सारे सीरियल किलर्स और उनके द्वारा किए गए कत्लों को मिक्स करके असली घटी हुई घटनाओं को इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई गई, जिसका नाम रखा गया वॉल्फ क्रीक। और ये जितने भी ऑस्ट्रेलिया के बदनाम सीरियल किलर्स थे, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी वीरान इलाकों में अलग अलग टाइम पर एक्टिव रहते थे, उनमें से एक था ब्रैडली जॉन मर्डॉच। ब्रैडली ने अपने जीवन में बहुत सारे कत्ल किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों की लाशें कभी मिली ही नहीं। हालांकि ब्रैडली को उसकी मौत से बहुत साल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अपनी 67 साल की उम्र में गले के कैंसर से हुई मौत तक उसने पुलिस वालों को किसी भी लाश के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वॉल्फ क्रीक इसी तरह के सीरियल किलर्स और सच्ची घटनाओं पर आधारित एक फिल्म है। अपने आज के वीडियो की इस कड़ी की अगली फिल्म भी ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है और इस फिल्म का नाम है स्नो टाउन। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन बदनाम सीरियल किलर्स, लेकिन इस बार सीरियल किलर कोई अकेला सीरियल किलर नहीं होगा। साल 1992 से लेकर साल 1999 तक 3 लोगों के ग्रुप ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में 12 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। लेकिन इन सारे कत्लों में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अजीब हैं। सबसे पहली बात, इन 12 लोगों का कत्ल एकदम नहीं किया गया, बल्कि इन्हें बहुत लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक तसीहे दिए गए। दूसरी चीज, इस ग्रुप का जो मेन लीडर है उसका नाम जॉन जस्टिन बंटिंग है, जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है और यही गरीबी उसे इस काली दुनिया की तरफ खींच कर ले जाती है। इतने सारे लोगों का कत्ल करने का उनका मेन गोल था उनकी आइडेंटिटी को चुराना। इन काले कारनामों को करने के लिए वो अपने साथ अपने जैसे 2 और लोगों को अपने साथ मिलाता है, जिनके नाम होते हैं रॉबर्ट वैगनर और जेम्स वलासाकिस। लेकिन जॉन जस्टिन इन दोनों लोगों को, जो कि असल में किसी भी इंसान का कत्ल नहीं करना चाहते थे, ये 12 कत्ल करने के लिए मजबूर कर लेता है, वो भी अपनी झूठी कहानियां सुनाकर। किसी को वो क्रिमिनल, किसी को मर्डरर और अपनी तरफ से कुछ ऐसी कहानियां सुनाता जिसकी वजह से इन दोनों लोगों को किसी को वो क्रिमिनल और किसी को वो मर्डरर कहता। और यही वो कारण थे जो इन दोनों लोगों को बाकी लोगों का कत्ल करने पर मजबूर कर रहे थे। जेम्स की झूठी कहानियों को सुनकर इन दोनों को ये लग रहा था कि उन लोगों को मारकर ये शायद कोई मानवता के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के बारे में बंटिंग ने उन्हें ये कहा था कि ये बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और इन्हीं सारी घटनाओं पर आधारित है यह फिल्म स्नो टाउन। इस फिल्म की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर मर्डर एडिलेड में हुए, सिर्फ एक ही मर्डर था जो स्नो टाउन में हुआ, लेकिन फिर भी फिल्म का नाम स्नो टाउन रखा गया। और यही स्नो टाउन एक छोटा सा शहर जिसका नाम हमेशा के लिए इन सारों कत्लों के साथ जुड़ गया। अब हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो इतनी ज्यादा डरावनी है कि जिसे MPAA के द्वारा X रेटिंग दी गई। इस फिल्म का नाम है हेनरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर। एक और बहुत डरावनी फिल्म जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अमेरिका के वर्जीनिया का एक एरिया ब्लैक्सबर्ग में 23 अगस्त 1926 को एक लड़के का जन्म होता है।
जिसका नाम होता है लुकास। लुकास की माँ जो कि लड़कियों का धंधा करने वाली औरत होती है, लेकिन लुकास की माँ की जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई उसका पेशा नहीं बल्कि उसका बिहेवियर था। ये एक असली घटना थी जो लुकास की जिंदगी में घटती है। अपने इसी धंधे की वजह से लुकास की माँ लुकास को लड़कियों वाले कपड़े पहनने पर मजबूर करती है और उसे लड़कियों की तरह बिहेव करने के लिए कहती है। अब इस तरह के माहौल में पैदा हुआ और बड़ा हुआ लुकास, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से बनी रही होगी। धीरे धीरे करके लुकास के मन में औरतों के लिए सख्त नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब लुकास बड़ा होता है तो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता है और एक दिन जब किसी चीज पर इन दोनों की बहस होती है तो लुकास एक बड़ा चाकू उठाता है और अपनी माँ की गर्दन पे जोर से वार करके उसका कत्ल कर देता है, जिसके बाद लुकास को जेल होती है। जेल से बाहर आने के बाद साल 1983 में लुकास अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड, जबकि लुकास की खुद की उम्र 47 साल की होती है, और 83 साल की उसकी मकान मालकिन केट रिच, इन दोनों का कत्ल कर देता है। लेकिन लुकास की कहानी सिर्फ एक साधारण सीरियल किलर की नहीं, बल्कि लुकास को आज तक कन्फेशन किलर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कत्लों के बाद टेक्सास रेंजर का एक अधिकारी लुकास से पूछताछ करना शुरू करता है। जैसे जैसे लुकास की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है, वैसे वैसे वो एक के बाद एक हुए अमेरिका में कत्लों को मानना शुरू कर देता है। और फाइनली लुकास के द्वारा माने गए कत्लों की गिनती कहाँ जाके रुकती है, 600 से भी ऊपर। और ये भी इसलिए रुकती है क्योंकि उस टाइम तक लुकास का केस इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि लोगों ने उसे कन्फेशन किलर मानना शुरू कर लिया था। बाद में जब लुकास के केस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता लगता है कि लुकास ने क्यों 600 से ज्यादा कत्ल होने का इल्जाम अपने सर पे लिया और ये कहा कि ये सारे कत्ल मैंने किए हैं। इसके मुख्य तौर पे 2 कारण होते हैं। पहला ये कि ये सारे कोल्ड केसेस थे और पुलिस जल्दी से जल्दी इन सारे केसेस को सुलझाना चाहती थी, और दूसरा ये कि लुकास के नाम पर उन्हें एक बहुत अजीबोगरीब आदमी मिल गया था जिसने बड़ी आसानी और खुशी से ये बात मान ली थी कि ये सारे कत्ल उसी ने किए हैं। ऑफिसर्स, खासकर टेक्सास रेंजर्स वाले, लुकास को हर माने गए केस के बदले जेल में एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी मुहैया करवाते हैं और वो सारी चीजें उसे देते हैं जो उसे चाहिए होती हैं। लुकास को और क्या चाहिए था। ये केस अमेरिका की क्राइम हिस्ट्री में आज तक भी बहुत पॉपुलर है और इसी कहानी पर आधारित है ये फिल्म हेनरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर। फिल्म जगत में अगर भूतों प्रेतों की फिल्म्स की बात करें तो साल 1982 में बनी फिल्म द एंटिटी बहुत प्रमुख फिल्म है। इस फिल्म में 1974 के मानसिक तौर पर अब नॉर्मल एक औरत डोरिस बिथर के केस को दिखाया गया है। ये घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी की है। डोरिस बिथर के 4 बच्चे होते हैं। आर्थिक तौर पर वो बहुत ज्यादा गरीब होती है। उसका बचपन ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जिसके कारण बड़े होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और अपने चारों बच्चों को लेकर एक खंडर जैसी बिल्डिंग में रहना शुरू करती है। और यहीं से शुरू होती है डोरिस बिथर के भूतों प्रेतों को देखने, उन्हें सुनने और उनके द्वारा खुद को तंग करने की कहानी। वो बार बार पुलिस वालों के पास जाती है और ये कहती है कि इस खंडर जैसी जगह में भूत प्रेत रहते हैं जो कि उसे बहुत परेशान करते हैं। वो बार बार उस पे हमला करते हैं और उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। डोरिस का केस अगले कुछ महीनों में अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि उस टाइम के अमेरिका के सबसे ज्यादा पॉपुलर पैरासाइकोलॉजिस्ट, वो लोग जो भूतों प्रेतों को ढूंढने के लिए काम करते हैं, बैरी टैफ और कैरी गैनर, अपना सारा साजो सामान लेकर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। अगले काफी हफ्तों तक घर के अंदर अलग अलग कमरों में बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं और आवाजें सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं। फाइनली उन कैमरास में भूत प्रेत उन्हें साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन यहीं से कहानी इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब मोड़ लेती है। उस टाइम के अमेरिका के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बेंजामिन रेडफोर्ड, जहां एक तरफ डोरिस बिथर के द्वारा किए गए सारे क्लेम्स को नकार कर ये कहते हैं कि ये अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, शायद इसी वजह से ये इस तरह के भूत प्रेत की कहानियों की बातें कर रही हैं। उसे जो कुछ भी दिखाई देता है वो असल में है ही नहीं, ये सारी उसके दिमाग की मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके अलावा बेंजामिन ये भी कहते हैं बैरी टैफ और कैरी गैर पूरी दुनिया के सामने भूतों प्रेतों की मौजूदगी को दिखाने के लिए अपने कैमरास के साथ छेड़छाड़ की और झूठी वीडियोस भी दिखाई, जिनमें लोगों को भूत प्रेत क्लियरली दिखाई देते हैं, जबकि असल में डोरिस बिथर
हॉन्टेड पीपल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित थीं, जिसमें लोगों ने अपने बचपन में ही बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां देखी होती हैं। तो ये था वीडियो उन डरावनी फिल्म्स के बारे में जो कि बेस्ड हैं असली घटनाओं पर। फिलहाल ये वीडियो और ये कहानी यही खत्म होती है।